दोस्तों 22 अगस्त 2016 को फिरोजाबाद के उद्योगपति अतुल मित्तल के पास एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि तुम्हारा बेटा आदित्य मित्तल अब किडनैप हो चुका है। अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोना तैयार रखना। ये सुनते ही आदित्य के पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों आखिर कौन थे वो किडनैपर जिन्होंने फिरोजाबाद के बिजनेसमैन अतुल मित्तल के इकलौते बेटे आदित्य मित्तल का किडनैप किया था, और आखिर क्या हुआ आदित्य के साथ? क्या वो इन किडनैपर से अपनी जान छुड़ा पाता है या होती है कुछ अनहोनी? इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि जिसने भी इस भयानक षड्यंत्र को अंजाम दिया उनके बारे में सुनकर आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर से। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे, जहाँ सबसे ज्यादा चूड़ियों का कारोबार किया जाता है, और इसी शहर के एक बहुत बड़े चूड़ियों के उद्योगपति अतुल मित्तल भी रहते हैं, जिनका एक इकलौता बेटा आदित्य मित्तल भी अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहता है। अब धीरे धीरे आदित्य भी अपने पिता के साथ मिलकर अपने बिजनेस में लग जाता है, लेकिन एक दिन पता नहीं किसकी नजर इनके हंसते खेलते परिवार पर पड़ जाती है, जिसके बाद मित्तल परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ी टूट पड़ता है। दोस्तों आदित्य मित्तल रोजाना की तरह इस दिन भी यानी कि 22 अगस्त 2016 को सुबह के समय जिम जाने के लिए अपनी कार से निकलता है। आदित्य जिम में करीबन आधा एक घंटा बिताने के बाद सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन 22 अगस्त को आदित्य अपने समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाता है, और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद आदित्य को ऑफिस से फोन किया जाता है, पर आदित्य का फोन लगातार स्विच ऑफ दिखा रहा था। जिसके और कुछ देर बाद आदित्य का फोन नहीं लगने पर उसके करीबी दोस्तों को फोन किया जाता है, जिनसे भी आदित्य की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, और ऐसे ही कई घंटे बीतने के बाद भी आदित्य की कोई खबर नहीं मिल पाती है। जिसके बाद सीधे आदित्य के जिम में फोन किया जाता है, जहां से कुछ अलग ही जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि आदित्य आज तो जिम आया ही नहीं है, और यह बात सुनकर घर वाले भी घबरा जाते हैं। तभी कुछ देर बाद आदित्य के घर वालों को फोन पर एक मैसेज मिलता है, जिसमें साफ साफ लिखा था आदित्य का किडनैप हो चुका है। आदित्य को सही सलामत देखना चाहते हो तो पुलिस के पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना, और आगे क्या करना है इसके लिए मेरे अगले फोन का इंतजार करना। ये सब सुनते ही घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं। उनके समझ नहीं आ रहा था कि आगे अब क्या किया जाए, क्योंकि पुलिस को बताने के लिए साफ साफ मना किया गया था। अब इसी टेंशन में घर वाले किडनैपर की अगले फोन का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तभी आदित्य का एक खास दोस्त रोहन सिंघल को इस किडनैपिंग की खबर मिलती है। तब तुरंत आदित्य के घर जाकर बताता है कि आदित्य की कार नागला बेस के पास मैंने देखी है। अब इसी जानकारी के आधार पर आदित्य की कार बाद में इसी जगह से बरामद की जाती है, लेकिन अभी तक किडनैपर का कोई अगला मैसेज या फोन आदित्य के घर वालों को नहीं मिलता है, और इंतजार करते करते पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। फिर जब रात काफी हो जाती है तब जाकर आदित्य के चाचा के पास किडनैपर का फोन आता है, जिसमें किडनैपर द्वारा कहा जाता है कि आदित्य को वापस जिंदा देखना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। मैं फिर वापस फोन करके बताऊंगा कि पैसे कब और कहाँ लाने हैं। किडनैपर इतना कहकर फोन को कट कर देते हैं। दोस्तों ज्यादातर किडनैपिंग केस में फिरौती की रकम 10 या 20 लाख रुपए तक की जाती है, और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख, लेकिन इस केस में 10 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है, जो कि आदित्य के घर वालों का इतनी बड़ी रकम का इतनी जल्दी इंतजाम करना नामुमकिन था। और उधर किडनैपर ने यह भी कहा था कि पुलिस के पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना, और इसी वजह से आदित्य के घर वाले बुरी तरह से फंस जाते हैं कि आगे करे तो क्या करें। और थक हार कर आदित्य के घर वाले किडनैपर से फिरौती की रकम कम करने में लग जाते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद एक भी पैसा कम नहीं किया जाता है। और आखिरकार कोई और रास्ता नहीं नजर आने पर फाइनली आदित्य के घर वाले पुलिस वालों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और अपने बेटे की जान बचाने के लिए टोडला थाने में आदित्य की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज की जाती है। चूँकि आदित्य के पिता फिरोजाबाद के जाने माने उद्योगपति थे, इसलिए ये केस भी हाई प्रोफाइल था। जिसके बाद तुरंत पुलिस वाले इस केस पर खोजबीन शुरू कर देते हैं, और आदित्य के खास दोस्त रोहन सिंह के अलावा सभी दोस्तों से पूछताछ शुरू हो जाती है, लेकिन दोस्तों से भी आदित्य की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। और 22 तारीख का पूरा दिन भी इसी तरह निकल जाता है, पर आदित्य की कोई खबर नहीं आती है। इसके बाद अगले दिन 23 अगस्त को किडनैपर का फिर कॉल आता है, और इस बार किडनैपर 30 किलो सोने की डिमांड करते हैं, जिसकी जानकारी तुरंत आदित्य के घर वाले द्वारा पुलिस को दी जाती है। लेकिन अब किडनैपर की 30 किलो की सोने की डिमांड को सुनकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, क्योंकि इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किडनैपर 30 किलो सोना क्यों मांग रहे हैं। कहीं किडनैपर का कोई बाहरी गैंग से ताल्लुक तो नहीं है। इसी जानकारी के जरिए पुलिस वाले अब अलग तरीके से काम करते हैं, पर उनके हाथ अब भी कुछ नहीं लगता है। उधर आदित्य के घर वाले भी अपनी तरीके से
आदित्य को ढूंढने में लगे रहते हैं और वो उस घटना के समय को याद करते हैं तो आदित्य की माँ को कुछ याद आता है। ये ऐसी जानकारी थी जिससे इस केस को एक नया मोड़ मिलने वाला था। आदित्य की माँ को याद आया कि किडनैपिंग की एक रात पहले यानी कि 21 अगस्त को आदित्य का दोस्त रोहन घर आया था और काफी देर तक आदित्य और रोहन ने बातचीत की थी। और जब वापस जाते समय रोहन आदित्य को कहकर जाता है कि कल सुबह हम दोनों जिम साथ जाएंगे। इस बात की याद आते ही आदित्य के घर वाले तुरंत रोहन को फोन करते हैं और जिम वाली बात के बारे में रोहन से पूछते हैं। तभी अचानक जिम वाली बात को सुनकर रोहन घबरा जाता है और ठीक तरह से इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है और हड़बड़ाहट में फोन को कट कर देता है। फिर वापस उसे फोन किया जाता है, लेकिन इस बार भी वो सही तरीके से इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है और फोन फिर काट देता है। तभी आदित्य के घर वालों को रोहन पर कुछ शक होता है और इसीलिए इस बार रोहन के भाई को फोन किया जाता है और वो भी इसी तरह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है और फोन कट कर देता है। तभी आदित्य के घर वालों को कुछ अनहोनी होने का शक और तेज हो जाता है और इस बात की रिपोर्ट आदित्य के घर वाले पुलिस को दे देते हैं कि इस किडनैपिंग के पीछे आदित्य का दोस्त रोहन और उसका भाई का कुछ न कुछ जरूर कनेक्शन है। इस बात को सुनते ही पुलिस वाले अब इस दोस्त वाले एंगल को खंगालते हैं। तभी किडनैपिंग के 3 दिन बाद यानी कि 25 अगस्त 2016 को पास की सुकुआबाद थाने के पुलिस वालों को झाड़ियों के बीच एक नौजवान की लाश मिलती है। टोला पुलिस थाने से मिली जानकारी और फोटोग्राफ से लग रहा था कि वो लाश आदित्य मित्तल की हो सकती है। तभी आदित्य के घर वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। अब आदित्य के घर वालों को जिस अनहोनी की आशंका हो रही थी वो अब सच होने वाली थी और हॉस्पिटल जाकर ये साफ हो जाता है कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि आदित्य मित्तल की ही है। इस खबर से मानो आदित्य के घर वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आदित्य अपने घर वालों का इकलौता बेटा था और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस अब सीधे उन दोनों भाइयों को उठाती है। पहले तो आदित्य का दोस्त रोहन इस कांड में शामिल होने से बार बार इनकार कर रहा था, लेकिन पुलिस द्वारा की गई सख्ती से रोहन आखिरकार टूट जाता है और कुछ ऐसा बताने वाला था जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, रोहन सिंघल के बयान के मुताबिक आदित्य की तरह उसका दोस्त भी एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और इसी बिजनेस को और बड़ा करने के लिए एक के बाद एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में मार्केट से पैसे लोन पर उठाकर इस प्रोजेक्ट में लगा देता है। और अब आलम यह था कि सभी के सभी प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। रोहन के लगाए गए सारे पैसे डूब जाते हैं, जिसके बाद मार्केट से उठाए लोन को वापस नहीं चुका पाता है। जिसके बाद रोहन के दिमाग में इस किडनैपिंग का ख्याल दिमाग में आता है और अपने खास दोस्त आदित्य मित्तल को किडनैपिंग के लिए चुना जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस समय आदित्य का बिजनेस ही अच्छे लेवल पर चल रहा है। और इस शैतानी षड्यंत्र के बारे में अपने दोस्तों को बताता है कि आदित्य मित्तल ही अपने पिता अतुल मित्तल का इकलौता बेटा है, इसीलिए आदित्य के लिए इसके पिता हमें मुंह मांगी रकम दे सकते हैं, जिसे लेकर हम अपना पूरा कर्ज उतार सकते हैं। फिर इस तरह पूरी प्लानिंग के साथ आदित्य पर नजर रखी जाती है। रोहन द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार 22 अगस्त की सुबह जब आदित्य जिम के लिए अपनी कार से निकलता है, तब रोहन उसे रास्ते में मिल जाता है और उसे कहता है आज जिम जाने के बजाय मेरे फार्म हाउस पर चलते हैं। रोहन आदित्य का खास दोस्त था, इसलिए बिना कुछ सवाल किए रोहन के साथ फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद रोहन आदित्य से रास्ता बदलने के लिए कहता है और आदित्य की पूछने पर रोहन बताता है कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पर थोड़ा सा काम है, बस उसे निपटा कर फिर फार्म हाउस चलेंगे। फिर कुछ देर बाद उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले से रोहन का भाई और उसके दोस्त आदित्य का इंतजार कर रहे थे और वहां पहुंचते ही वे सब लोग आदित्य को अपने बस में कर लेते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा डाल देते हैं। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और पहले से की गई प्लानिंग के हिसाब से आदित्य के घर वालों को एक फर्जी सिम से किडनैपिंग के बारे में बताते हैं और उस पर शक न हो इसके लिए आदित्य के घर वालों के सामने झूठा नाटक करता है और उस कार के बारे में बताता है जिसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यहाँ तक तो सब प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था, पर जब आदित्य के घर वाले पुलिस के पास चले जाते हैं तब रोहन को डर लगने लगता है और इसी बीच आदित्य को और देर तक बेहोश रखने के लिए एक के बाद एक इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि ओवरडोज होने की वजह से आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है और आदित्य की लाश को ये सब मिलकर पास ही के नहर में फेंक देते हैं। आदित्य की मौत के बाद आदित्य के घर वालों को वापस फोन करते हैं और इस बार 30 किलो सोने की डिमांड करते हैं ताकि पुलिस वालों को किसी तरह इस केस में उलझाए रखें और इसी तरह इस किडनैपिंग मर्डर केस को अंजाम दिया जाता है। फिर पुलिस रोहन और उसके भाई और उसके इस कांड में शामिल सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आगे दिए गए बयान में पता चलता है कि रोहन की मां अनीता सिंघल को इस कांड की पूरी जानकारी थी। इसके बावजूद अनीता सिंघल अपने बेटों को नहीं रोकती है, जिसके बाद रोहन की मां को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह रोहन अपनी सच्ची दोस्ती का गला घोट देता है। दोस्तों, इस केस के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।